हेलो फ्यूचर ऑफ इंडिया। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए अब हम इसको और भी आगे लेके चलते हैं। मैं पहले भी काफ़ी सारी वीडियो डाल चुका हूँ आप लोगों की पढ़ाई के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। चार चार प्रश्न और चार चार उत्तर मैं आपको करा देता हूँ। आप उसकी प्रैक्टिस करना, कुछ मिलते जुलते प्रश्नों को भी देखना, उसकी भी प्रैक्टिस करना। समझ रहे हैं आप लोग। और हाँ, अगर आप लोग ईमानदारी से पढ़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। नंबर दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में। और उसके बाद जो भी ग्रुप की टर्म एंड कंडीशन है, ईमानदारी से पढ़ना है तो ही ज्वाइन कीजिएगा, नहीं पढ़ना है भैया आपकी मर्जी। ठीक है। तो चलिए आज हम बात करेंगे अगले चार प्रश्नों के बारे में। तो यहाँ पर प्रश्न एक और प्रश्न दो, दो को तो अभी हम डिस्कस करते हैं, फिर दो का हम इसके बाद में डिस्कस करेंगे। तो प्रश्न संख्या एक बोल रहा है निम्न का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। सोडियम है और इधर क्लोरीन है। तो देखो मेरे भैया मेरे दोस्त, आप लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि मैं अगर सोडियम को लिखता हूँ तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, ध्यान रखना। और कहीं कहीं पर इसको ऐसे लिखा जाता है 11Na23 लिखा जाता है। 11 परमाणु क्रमांक होता है और 23 परमाणु भार होता है। और जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो परमाणु क्रमांक का करते हैं। तो परमाणु क्रमांक को लिख देते हैं 2,8,1। तो ये 11 का हो गया। 8 और 2 10 और 1 11 हो गया। ऐसी क्लोरीन में अगर मैं लिखता हूँ क्लोरीन को, तो क्लोरीन का लिखते हैं 17Cl35 यानी 17Cl35। कहीं कहीं पर 35.5 होगा, वैसे 35.5 ही असली होता है, लेकिन कैलकुलेशन में आसानी पड़ता है इसलिए इसका भार हम 35 लेते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है। तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक को तोड़ेंगे फिर से यहाँ पर, तो 2,8,7 में। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका हो चुका है। इसको और बेटर समझने के लिए हम इसको कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा। तो अगर आप इसको चाहते हैं कि हम थोड़ा इसको बढ़ा दें तो बढ़ा करके ये हो सकता है कि आप यहाँ पर एक जैसे पहले के लिए एक ये आपने बना दिया। ठीक है। तो ये एक गोला बनाया ना, जिसको क्या बोलते हैं, कक्ष बोलते हैं ना, है ना। तो ये बना दिया। अब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा उसको कक्षक बोलेंगे। तो पहले में कितने हैं 2, तो मैंने पहले में 2 दिखा दिया। फिर दूसरा आपने एक और बनाया तो इसमें कितना हो गया 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब फिर एक और बनाया इसमें, तो इसके लास्ट में केवल 1 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया। ऐसे चलिए हम इसका बनाते हैं। तो पहले में इसका भी कितना हो गया 1 और ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है। और उसके बाद जब अगर हम दूसरा बनाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक यहाँ पर 8 हो गए। ठीक है। अब लास्ट में कितने हैं 7, तो चलिए हम इसको 7 को फिर यहाँ बना देते हैं। तो कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 3 4 5 6 और ये 7। तो आपको पता है कि जब भी, यानी कहने का मतलब होता है कोई भी आपके पास अगर तत्व है या फिर परमाणु है, तो यानी जैसे क्लोरीन एक तत्व है ना और यहाँ पर सोडियम है, तो इसको बैलेंस करना पड़ता है। इसके कक्षक में यानी इलेक्ट्रॉन है लास्ट वाले में 8 होने चाहिए इस रूल के हिसाब से। ठीक है। तो 8 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 1 ज़्यादा हो रहा है और यहाँ के लास्ट में देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें 7 ही है। तो यहाँ पर हमें 8 चाहिए। तो 8 चाहिए तो क्या करता है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ये इसको डोनेट कर देगा, यहाँ पर आ जाएगा इसका 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये 8 हो जाएगा। तो Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो ये माइनस हो जाएगा, और सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है तो ये प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में अगर मैं बॉन्डिंग की बात करता हूँ तो मेरे पास यहाँ सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है, यानी सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन को दिया है। ये मैं यहाँ पर इसका 1 इलेक्ट्रॉन दिखा देता हूँ। और इस क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन को लिया है। ठीक है। तो लिया है और दिया का मतलब ये हो गया कि दोनों के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। और जब 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है ना मेरे भाई मेरे दोस्त, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, सिंगल बॉन्ड बन जाता है ऐसे करके।
तो ये हो गया NaCl। कहीं कहीं पर ये ऐसे भी लिखा होगा NaCl। बस मेरा काम था आपको समझाना, मैंने समझा दिया, ये ध्यान है, ठीक है। अब कहोगे सर ये नाभिक में क्या आएगा, तो भाई देखो नाभिक उदासीन होता है क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वहां पर समान मात्रा में बैठे होते हैं, एक बात बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर भी वही कंडीशन है, तो कहीं कहीं पर इसको धन लिख देते हैं, यहाँ पर धन लिख देंगे, ठीक है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो ये मैंने इसका क्या बना दिया, एक इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको बना करके समझा दिया। तो ये घबराइएगा मत, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये पता लग गया ना ये धनावेश है और ये पता लग गया ना ये ऋणावेश है, तो ये थोड़ा सा समझना। अगर मैं इसको ज़्यादा बेटर समझाऊं तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर पॉजिटिव कर देता हूँ और यहाँ पर भी वैसे पॉजिटिव ही होता है, लेकिन अगर मैं प्लस माइनस के कंसेप्ट में समझाऊंगा तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पर माइनस समझा सकता हूँ क्योंकि क्लोरीन यहाँ पर माइनस चल रहा है, ठीक है, समझाने के लिए। लेकिन मैं यहाँ पर फिलहाल अभी मजे की बात यह है कि मैं कुछ भी नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये ध्यान रखना, ओके। कोई दिक्कत है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप समझिए, चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे क्या है तुम्हारे पास, कह रहा है Na2O तथा MgO का निर्माण विधि समझाइए। तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की कंडीशन थी, ऐसे ही आपको ये निर्माण विधि की कंडीशन को समझाना है। अब निर्माण विधि की कंडीशन को समझाने के लिए देखो आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर फिर दोबारा हम एक नई कहानी शुरू करेंगे। नई कहानी का दौर यह है कि देखो भैया यहाँ सोडियम है। अब पता है सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, 11 Na लिख दिया मैंने, इस बार 23 नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ लिखा था मैंने, तो 2,8,1 चलेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो मैं अगर ऑक्सीजन की बात करता हूँ तो ऑक्सीजन का मतलब क्या हो गया कि देखो मैं ऑक्सीजन को यहाँ पर लिख रहा हूँ, ऑक्सीजन 8O होता है, 8O 16 होता है, परमाणु भार 16 होता है इसका, लेकिन मैंने 8O लिख रहा हूँ, तो इसको तोड़ूंगा तो 2,6 में जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि मेरे पास यहाँ सोडियम का 1 है, लेकिन इसको तो मैं 8 नहीं कर सकता क्योंकि ये दान कर देगा। यहाँ 6 है लेकिन इसको 8 चाहिए, यहाँ पर 8 करना है पूरा। तो ये क्या करेगा, ये सोडियम को कुछ ऐसा बना देते हैं कि हमारे पास एक सोडियम ऊपर बना दो, एक सोडियम नीचे। तो इसका इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ दिखा देता हूँ और इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा देता हूँ और प्लस कर देता हूँ ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन का कंसेप्ट में क्या बोल रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन इसके लास्ट में, तो 6 इलेक्ट्रॉन है तो मैं लिख देता हूँ ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। तो एक सोडियम इधर से इसने दान कर दिया और एक ये वाला दान कर देगा, तो यहाँ पर टोटल कितने हो जाएंगे, यहाँ पर मैं कर देता हूँ, इसको क्रॉस से दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर ये हो गया, ये आपके दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए। इसको थोड़ा सा और सफाई से बना लो, घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। आप जितने प्यार से बनाओगे, जितने प्यार से करोगे, उतना अच्छा इसको समझ में आएगा। ये हो गया ना। तो देखो 2 सोडियम मिलकर के ऑक्सीजन के आखिरी इलेक्ट्रॉन की संख्या को पूरा कर रहे हैं, यानी उसके कक्ष को भर रहे हैं, ठीक है। अब भर रहे हैं तो पूरा कर दिया, पर 8 इलेक्ट्रॉन हो गया और यहाँ पर 2 सोडियम ने दिया है। जब 2 सोडियम ने दिया है तो इसी को लिखा जाता है, इस प्रकार से लिखते हैं Na2O, यानी सोडियम ने 2 धनायन दिया है और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन को लिया, यानी ये 2 ऋणायन होगा। तो कहीं कहीं पर लिखा होगा, यहाँ पर ऐसे लिखा होगा Na2+ लिखा होगा तथा लिखा होगा और O2-। यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन माइनस हो गया और सोडियम 2+ हो गया। अब ऐसी ही कहानी चलिए अब यहाँ पर भी करते हैं MgO में। तो आपको पता है Mg के लिए परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12 होता है। 12 को तोड़ोगे तो 2,8,2 में टूटेगा। और यहाँ पर क्या कंडीशन है आपके पास, ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का वही कहानी है, अगर इसको तोड़ोगे तो 2,6 होगा। तो इसके पास तो 2 है, ये 2 इसको देगा और ये 2 लेगा, क्योंकि यहाँ पर 6 है, इसको 8 पूरा करना है। जब इसको 8 पूरा करना है तो ये 2 इसका ले लेगा। तो यानी कहने का मतलब ये हो गया कि आपके पास जो मैग्नीशियम के लास्ट में जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, वो आपका जो ये ऑक्सीजन है, इसके जो आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे ना, इस इलेक्ट्रॉन में ये दोनों के दोनों एंटर कर जाएंगे, यानी पूरा का पूरा एक ये बॉन्डिंग वाली सिचुएशन आ जाती है, जिसमें क्या होता है कि Mg ने
2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा है और यहाँ पर ऑक्सीजन ने 2 को ग्रहण करा है, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और इन दोनों को जब बनाया जाता है तो इसको MgO लिखा जाता है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। मैं अगर बोलूँ इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है तो ये इसने बना दिया। ऐसे ही यहाँ पर बनाया था कि देख सकते हो ना, यहाँ पर इसने यहाँ से दिया था, इसने यहाँ से दिया तो Na2O बना दिया। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, अच्छे से समझिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करना है, सूत्रों को कैसे बनाना है। यहाँ पर देखो कहीं पर भी 2 नहीं आया है क्योंकि इसने समान मात्रा में दिया था, इसने समान मात्रा में लिया था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन दिया था यहाँ पर, लेकिन इसको 2 की जरूरत थी तो ये सोडियम बढ़ गया था, इसलिए हमें सोडियम की जरूरत पड़ी थी 2 की। तो ऑक्सीजन क्या आपके पास कितना आ गया, आपके पास यहाँ पर ये ऑक्सीजन यहाँ पर 2 नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देना भाई, ये जो सोडियम है ना, ये 2 प्लस का नहीं होता, इसमें होता 1 ही प्लस है। यानी मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसको मैं खाली लिख देता हूँ यहाँ पर प्लस का, ठीक है। जब ये ऐसे लिखूंगा ना मैं इसको Na प्लस का, और यहाँ पर लिखूंगा ये O2 माइनस का, तो ये वाला पावर इसके पैर पे चला जाएगा, इसके पैर पे चला जाएगा, तो इसको ऐसे लिखना पड़ता है फिर Na2O, ठीक है, ऐसे लिखना पड़ता है Na2O। तो यही Na2O यहाँ पर लिखा है, क्योंकि जो यहाँ पर Na2 प्लस लिखा था ना, वो मैंने किस सेंस में लिखा था कि यहाँ पर 2 सोडियम थे, ठीक है। तो वैसा मत लिखना, आप यहाँ पर 1 ही लिखना, क्योंकि ये 1 दे रहा है लेकिन इसको 2 की जरूरत थी, तो ये सोडियम 2 बन गया, यानी 1 अलग से दे दिया और 1 इधर से दे दिया, तो ये बन गया। तो इसीलिए ऑक्सीजन को 2 चाहिए था, तो ऑक्सीजन का 2 ऋणावेश सोडियम के पैर पे लग जाता है, पैर छूने लग जाता है उसका, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 3 के बारे में, ठीक है। तो देखिए अब है आपके पास प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 क्या बोल रहा है, संचारण को प्रभावित करने वाले कारकों को विस्तार से समझाइए। अब संचारण को प्रभावित करने वाले जो कारक है ना, उसको हमें विस्तार से सीखना है। तो देखो भैया, सबसे पहला यहाँ जो कारक है ना, धातु की प्रकृति है। आप जैसे धातु लोगे संचारण उसी हिसाब से होगा। ज्यादा अभिक्रियाशील धातु लोगे संचारण बहुत जल्दी होगा, कम अभिक्रियाशील धातु लोगे संचारण बहुत कम होगा। तो देखो कह रहा है धातु जितनी अधिक अभिक्रियाशील होगी उतनी ही अधिक संचारित भी होगी, ये दिमाग में बैठा लीजिए। दूसरा बोल रहा है अशुद्धियों की उपस्थिति। अशुद्धियां, जितनी ज्यादा अशुद्धियां होती हैं धातु पर उतनी ज्यादा मतलब उसके खराब होने के चांस ज्यादा होते हैं। कह रहा है धातु में अशुद्धियों की उपस्थिति में संचारण की दर थोड़ी सी बढ़ जाती है, अशुद्धियां होंगी तो बढ़ेगी। तीसरा बोल रहा है वातावरण की प्रकृति। वातावरण की प्रकृति मतलब वातावरण में जैसे नमी हो गया या वातावरण में तुमने नमक डाल दिया, तो ऐसे कुछ रीजन है। तो क्या बोल रहा है वातावरण की प्रकृति में, यदि वातावरण में नमी नमक CO2 SO2 SO3 ये सब चीजें, ये गैसें हैं और ये सब आपके पास पदार्थ हैं, आदि अशुद्धि के रूप में होती है तो संचारण की दर तो भी बढ़ जाएगी। चौथा है धातु का विकृतीकरण। विकृतीकरण का मतलब होता है जैसे धातु में कहीं मुड़ावा हो और कहीं गड्ढा हो तो उसके कारण वहां पर दबाव ज्यादा पड़ जाता है, तो जिस कारण उसमें संचारण की मात्रा बढ़ जाती है। तो कह रहा है धातु के विकृतीकरण जैसे खुरदरी सतह, मुड़ी हुई सतह के कारण अणुओं पर दबाव पड़ता है जिससे संचारण क्या होता है, बढ़ जाता है। तो मैंने आपको समझा दिया है कि ये धातु की प्रकृति या शुद्धियों की उपस्थिति, वातावरण की प्रकृति, धातु का विकृतीकरण, तो ये सब चीजें हैं, ये सब फैक्टर है यानी कारक है। एक तरीके से अपनी भाषा में कारण ही समझ लेना कि जिन जिन कारणों से क्या होता है, संचारण होता है, उसको बताना है। ओके, तो चलिए नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए अब हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 4 के बारे में, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 4 में देखिए आपके पास क्या है, यहाँ पर मैं आंसर को बहुत प्यार से अच्छे से लिखूंगा। कह रहा है कि क्या होता है जब सोडियम जल से क्रिया करता है, कैल्शियम ऑक्साइड जल से क्रिया करता है, लाल तत्व लोहे पर जल वाष्प प्रवाहित करता है। ये ध्यान रखिएगा भाई, ये 3 है, क्रिया के बेस पे पूछ रहा है। तो सोडियम का मतलब लिख दिया हमने Na,
और जल से क्रिया का मतलब लिख दिया हमने H2O, तो क्या बना दिया इसने NaOH बना दिया। अब आपको पता है कि अगर हम जो भी रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं वो बैलेंस होना चाहिए। तो देख लो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर बेचारा अकेला है, तो इसको अगर हमें बनाना है कितना, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन है तो मेरे को इसको बनाना पड़ेगा 2, और जब मैं इसको 2 बनाऊंगा तो मुझे यहाँ करना पड़ेगा 2 से गुणा, तो सोडियम 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो सोडियम भी 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा। तो चलो भैया अब इसमें कर ही देते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 से करा दिया यहाँ पर, और यहाँ पर भी 2 से मैंने करा दिया, और जब यहाँ पर मैंने 2 से करा दिया तो मिला जुला करके यहाँ पर भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर कराना पड़ेगा। लेकिन अब आफत हो गई है कि 2NaOH हो गया, ठीक है। अब हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 4 हो गया है, तो यहाँ से फिर हम एक H2 को भी निकाल देते हैं गैस के रूप में बाहर। तो जब सोडियम जल से अभिक्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। लिख दूं यहाँ पर नाम, बोलो भाई लिख दूं क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है बस, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। ये सोडियम है आपका, ये सोडियम है, ठीक है, ये सोडियम है और ये आपका जल है। तो जैसा पूछा था वैसा ही हमने बिल्कुल डिट्टो इस अभिक्रिया को लिख दिया है। लेकिन ध्यान रखना, अगर जो भी अभिक्रिया आप लोग लिख रहे हैं वो अभिक्रिया संतुलित रूप में होना चाहिए, यानी बाएं पक्ष में जितने तत्व होंगे दाएं पक्ष में भी उतना ही होना चाहिए, तभी संतुलित होगा। अब चलिए इसका आंसर करते हैं बी का। कैल्शियम ऑक्साइड जल से क्रिया करता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड आपको पता है CaO होता है और जल आपको पता है H2O होता है, तो ये क्या कर देगा, यहाँ पर बना देगा CaOH का होल ट्वाइस। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये क्या है आपके पास, कैल्शियम ऑक्साइड है आपके पास, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये जल है आपके पास, अच्छे से लिख लेना, ये जल है आपके पास, और ये बना दिया इसने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया इसने, ठीक है, ये बना दिया इसने पूरा। अब देख लो ये बैलेंस है या नहीं है, ऑक्सीजन 1 और 1 2 हो गया, वेरी गुड, यहाँ भी 2 है, हाइड्रोजन 2 है, कैल्शियम 1 है, तो ये आपका बैलेंस है, छेड़ना नहीं है इसको। अब अगला है, यहाँ पर देखते हैं सी का आंसर चेक करते हैं, लाल तप्त लोहे पर। तो लाल तप्त लोहे को मैं Fe लिख रहा हूँ प्लस जल वाष्प की क्रिया कराई जाती है। तो जल वाष्प की अगर मैं क्रिया की बात करूँ तो मेरे यहाँ पर H2O ले लेते हैं, जल वाष्प मतलब जल ही ले लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ तो मेरे पास हो जाएगा Fe3O4, ठीक है, आयरन ऑक्साइड हो गया आपके पास ये, और यहाँ से H2 को बाहर निकाल दो, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन 4 है, और यहाँ पर मेरे को 3 से मल्टीप्लाई करेगा क्योंकि यहाँ पर आयरन 3 है, यानी 3 है यहाँ पर आयरन Fe, ठीक है, कोई दिक्कत है। तो ये आपके पास ये आयरन ऑक्साइड बन गया, आयरन ऑक्साइड बना दिया यहाँ पर, आयरन ऑक्साइड, और ये हाइड्रोजन गैस से बाहर निकल जाएगी। तो ये भी आपके पास अभिक्रिया हो चुकी है। घबराना नहीं है, यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, ये जल वाष्प है, रासायनिक सूत्र तो बराबर ही होगा। तो देखिए मैं रिएक्शन करा चुका हूँ और यानी बहुत अच्छा है, और अच्छे से लिख लेना। इसमें देखो ये पहला था, ये दूसरा ही है, तीसरा है। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, कभी कभी कुछ बच्चे इसमें थोड़ी सी गलती कर देते हैं, कभी कभी एग्जामिनर भी थोड़ा सा दिमाग से थोड़ा सा अलग मिल जाता है ना, तो वो थोड़ा गलतियाँ ज़्यादा ढूंढता है। तो यहाँ पर क्या है, देखो जब भी ये इसमें कैल्शियम ऑक्साइड में जल को हम मिलाते हैं ना, और जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है तो ध्यान रखना इसके साथ उष्मा भी निकलती है। तो आप इसको भी लिख लोगे ना ऐसे करके उष्मा के साथ तो भी सही है, और नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको कभी कभी हम उष्मा क्षेपी अभिक्रिया में भी इसको लिखते हैं। तो घबराना मत, जो चीज़ें उचित है आप उसको अच्छे से लिखना, बार बार प्रैक्टिस करना। जितना मेहनत आप लोग करोगे ना,
आप उतने ही चमकोगे। फालतू इधर उधर की बातों को छोड़ो, समय बहुत कम है, पढ़ाई कीजिए, जीवन में अच्छी जगह चले जाइए। तो चलिए फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में फिर 4 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।